नारी शक्ति के वंदन के साथ नई संसद की शुरुआत। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश, पारित होने पर लोकसभा, दिल्ली सहित बाकी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण। पीएम मोदी ने कहा, नीति निर्धारण में नारी शक्ति का होगा अधिकतम योगदान। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर देश भर में जश्न का माहौल। कई केंद्रीय मंत्रियों, महिलाओं और गणमान्य व्यक्तियों ने बिल के लिए पीएम मोदी का जताया आभार, बताया युगांतरकारी और ऐतिहासिक कदम। नए संकल्प के साथ नए संसद भवन की शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा, संकल्पों को पूरा करने और नए उत्साह और ऊर्जा के साथ नई यात्रा आरंभ करने का समय। सेंट्रल हॉल में कहा, हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए करता है प्रेरित। नए संसद भवन का नाम होगा भारत का संसद भवन। लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। प्रधानमंत्री के सुझाव के बाद पुराने संसद भवन का नाम रखा गया संविधान सदन। पीएम ने कहा, पुरानी संसद आने वाली पीढ़ियों के लिए रहेगी प्रेरणा। कनाडा पर भारत का सख्त रुख। कनाडा के आरोप को बताया बेतुका और दुर्भावना से प्रेरित। कनाडा के उच्चायुक्त को किया तलब। कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को 5 दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश। किसानों के लिए नए ऋण पोर्टल का शुभारंभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की शुरुआत। पोर्टल के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को सब्सिडी वाला कर्ज पाने में मिलेगी मदद। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर घर घर में विराजे गजानन। 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर महाराष्ट्र में खास हर्षोल्लास। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। नए संसद भवन में सरकार का बड़ा फैसला। महिला नेतृत्व वाले विकास मॉडल को और ताकत देते हुए सरकार ने 19 सितंबर को ऐतिहासिक तारीख बना दिया, जब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया महिला आरक्षण विधेयक। 18 सितंबर को कैबिनेट की अहम बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी गई। लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा में इस बिल पर कल यानी 20 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बहस होगी। नई संसद में पहले दिन लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 यानी महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने नीति निर्माण में अधिक महिलाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि राष्ट्र में उनका योगदान और बढ़ सके। प्रधानमंत्री ने देश की तमाम महिलाओं को आश्वस्त किया कि वे इस विधेयक को कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने दोनों सदनों से विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराने का अनुरोध किया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। विधेयक को केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। ये संविधान का 128वां संशोधन विधेयक होगा। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 330A, 332A, 334A में बदलाव किया जाएगा। विधेयक के पारित होने पर लोकसभा, दिल्ली विधानसभा सहित बाकी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। मेघवाल ने कहा कि विधेयक के अधिनियम बनने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की न्यूनतम संख्या 181 हो जाएगी।
वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को पहले भी लाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर महिला आरक्षण विधेयक लाया गया है। विधेयक में संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण संबंधित प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा। साथ ही इसे 15 साल के लिए लाया जाएगा, जिसका समय आगे बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। एनडीए सरकार महिला आरक्षण विधेयक के लिए लगातार प्रयास करती रही है। 1998 से 2004 के बीच बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने कई बार महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की कोशिश की। पहली बार 13 जुलाई 1998 को लोकसभा में कानून मंत्री एम थम्बिदुरई ने इस विधेयक को सदन के पटल पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। अटल सरकार में कानून मंत्री राम जेठमलानी ने 23 दिसंबर 1999 को इस बिल को पेश किया, लेकिन सपा, बसपा और आरजेडी ने इसका विरोध किया। इसके बाद 2000, 2002 और 2003 में भी विधेयक को पारित कराने की कोशिशें की गईं, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट के समर्थन के बावजूद ये पारित नहीं हो सका। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय में महिला आरक्षण विधेयक कई बार संसद के पटल तक पहुंचा, मगर कानून बनने तक के सफर को तय नहीं कर सका। महिला आरक्षण विधेयक गठबंधन सरकारों के घटक दलों की संकुचित सोच का शिकार होता रहा। बिल के लोकसभा में पारित होने की संभावना है, क्योंकि सदन में सरकार के पास बहुमत है और कई विपक्षी दलों ने भी विधेयक का समर्थन किया है। ये इस बात की उम्मीद जगाता है कि अब महिला आरक्षण विधेयक के सामने पुरानी चुनौतियां और परिस्थितियां नहीं हैं। लोकसभा में मंगलवार को देश में महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखने की पहल से जहां देशवासियों में जश्न का माहौल है, तो कई राजनीतिक दल इसमें राजनीति तलाशने में जुट गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई संसद भवन में आमंत्रित महिलाओं को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। भाजपा सहित कई राजनीतिक दलों ने लोकसभा में महिला आरक्षण की इस नई पहल को युगांतकारी करार दिया। उनका मानना है कि यह विधेयक हमारी महिला शक्ति, हमारे राष्ट्र की नेतृत्व शक्ति बने, उसको परिभाषित करेगा। राष्ट्र की महिला शक्ति को नमन करते हुए प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन बिल आज लेकर आए हैं। सर्वप्रथम वर्षों से महिलाओं के राजनीतिक संघर्ष को समाधान तक पहुंचाने के लिए संकल्प का स्वरूप स्वयं प्रधानमंत्री बने हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाए बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए नई संसद भवन के पहले दिन जो हमारा विधेयक इंट्रोड्यूस हुआ है, वो महिलाओं की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए महिला आरक्षण विधेयक हम लेके आए हैं। जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, महिला नेतृत्व विकास, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आरक्षण लाया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, जो कल तक केवल लाते तो थे बिल, पास नहीं कराते थे, मोदी जी लाए भी हैं, पास कराएंगे भी। ये देश के एक बहुत बदलाव का ऐतिहासिक क्षण है, तो हम सभी बहुत ही खुश हैं। नारी शक्ति का अभिनंदन, देश की दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी की परंपरा का अभिनंदन, और देश के भविष्य और उज्जवल हो, ये हमारी कामना है। मुझे खुशी है कि आज एक सशक्त रूप में, नारी शक्ति वंदना के रूप में इस बिल को प्रस्तुत किया गया है। जरूर इस पे चर्चा हो, पक्ष विपक्ष अपनी तरफ से तमाम बातों को रखे, पर अंतोगत्वा उम्मीद करता हूं कि सर्वसहमति से ये बिल पारित हो, ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिले।
पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने 1996 से लंबित महिला आरक्षण विधेयक के लिए पीएम को बधाई दी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत किया। I want to congratulate the Prime Minister. At least he has taken the decision yesterday in the cabinet, which was pending from 1996, where the EU of government headed by me was taken this women reservation in 1996. मुझे यकीन है कि ये जो फैसला होगा और बिल पास होगा तो ये औरतों को अहम फैसले करने में जो है उनका एक रोल बनेगा और अच्छा है, पूरे मुल्क की जो है तरक्की में ये बहुत अहम कदम होगा। Who amongst us who opposes it? We have implemented it here at the levels that was appropriate for us. We have never been opposed to process of reservation so that women get their rightful place in the decision making of this country. हालांकि कई राजनीतिक दल महिला सशक्तिकरण में भी राजनीति खोजने में लगे हैं। इन्हीं दलों ने सालों तक आधी आबादी को न्याय देने में अड़ंगा लटकाए रखा है। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि वुमेन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं। 9 years have passed, they have not implemented that promise. Now in the fag end of their second term, they have brought this bill. And what is this bill? It just ensures that in fact women are going to be deprived till the next census, till the next delimitation exercise. आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। देश आज ऐसे पथ पर चल पड़ा है जहां भारत महाशक्ति बनने के साथ ही इसकी बागडोर भी महिला नेतृत्व को सौंपने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ शैलेंद्र मिश्र, कुमार आलोक और राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नारी शक्ति वंदन विधेयक ने देश की राजनीति में महिलाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं, जिसको देश भर में महिलाओं के बीच जश्न के रूप में देखा जा सकता है। दशकों से अटके इस विधेयक को जैसे ही पास किया जैसे ही इसको टेबल किया गया पार्लियामेंट में, महिलाओं में खुशी देखी गई। देश भर में महिलाओं के बीच जश्न का माहौल है। एक नई उम्मीद और देश नई इतिहास लिखने की ओर। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किए जाने के बाद देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किए जाने का जोरदार स्वागत करते हुए जश्न मनाया, तो वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पटना में भी महिलाओं के बीच एक नए युग की शुरुआत की खुशी साफ झलक रही थी। मोदी सरकार का हम औरतें दिल की गहराइयों से स्वागत करती हैं, अभिनंदन करती हैं जिस सरकार ने हमारे लिए सोचा। इससे बहुत बेनिफिट्स होंगे महिलाओं के लिए, एम्पावरमेंट बढ़ेगी महिलाओं की, आगे वो घर से निकल के कुछ करने के लिए प्रेरित होंगी। तो मुझे लगता है ये बिल महिलाओं के लिए एक बहुत मोटिवेशन वाली चीज है। मैं नारी शक्ति अधिनियम के लिए मोदी जी का दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोचा है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को बॉलीवुड की अभिनेत्रियों ने भी सराहा है। अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने कहा कि आरक्षण बिल महिलाओं को समानता का अधिकार देगा। वहीं कंगना रनौत ने महिला आरक्षण बिल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया, तो शतरंज खिलाड़ी तानिया सचदेव ने इसे एक ऐतिहासिक पल करार दिया। हमारी नई पार्लियामेंट है, उसका जो पहला सेशन हुआ है वो वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन अपलिफ्टमेंट को, जो औरत स्त्रियों का सशक्तिकरण है उसके लिए डेडिकेट किया गया। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बनाई है जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वुमेन को एज अ प्रायोरिटी रख के, गर्ल चाइल्ड को, हमारी जो यंग वुमेन है, एल्डरली वुमेन है, सबको प्रायोरिटी रख के महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया है। ये कहना पड़ेगा, मोदी जी ने पहले बोला करके दिखाया, जो लोग सोचते रह जाते हैं और जो गवर्नमेंट है वो सोचती रह जाती है, मगर मोदी जी ने कर दिखाया। और इससे क्या होता है ना, एक दिलासा बढ़ता है औरतों का पूरी हमारे पूरे देश में। तो अब देखिए भारत आगे जाएगा। अभी ये तो पहल ही है, अभी बहुत सारे बिल और पास होने बाकी है। मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी महिलाओं को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना समझने के लिए। ट्रूली हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडिया, फॉर वुमेन,
एंड आई होप विद दिस जो भी हमारे women representatives आएंगे पार्लियामेंट में, आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज एनकरेजमेंट फॉर गर्ल्स इन एजुकेशन, गर्ल्स टू टेक अप स्पोर्ट्स एंड फॉर ऑल जो हमारे महिलाओं में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन. सो आई वांट टू थैंक यू सर एज समवन हुज प्लेड फॉर इंडिया एंड represented the country. Truly a big moment. दशकों से संसद में अटके महिला आरक्षण की ये नई पहल नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नई युग के इतिहास लिखने के लिए तैयार है, जो देश की आधी आबादी को न्याय देने के साथ साथ समाज में मजबूती भी प्रदान करेगा. ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज. संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार की कार्यवाही नए संसद भवन में हुई. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को संबोधित करते हुए क्या कहा, ये हम आपको दिखाएंगे. उन्होंने कहा कि साथ ही कहा कि भवन बदला है और मैं चाहूँगा कि भाव भी बदलना चाहिए और भावना भी बदलनी चाहिए. आज से नए संसद भवन में संसदीय कार्यवाही की शुरुआत हो गई. प्रधानमंत्री मोदी सभी सांसदों के साथ पुरानी संसद से नई संसद तक पैदल मार्च करके पहुंचे. गणेश चतुर्थी का शुभ दिन. इस पावन अवसर पर भारत ने एक नई शुरुआत की. संकल्प से सिद्धि की और एक नए विश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नितिन गडकरी और अन्य सांसदों ने नए भवन में प्रवेश किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए सभी सांसद और देशवासियों को बधाई दी. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नए संसद भवन में नए संकल्प गढ़ेगा. उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता और G20 के सफल आयोजन की भी चर्चा की. विज्ञान जगत में चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती. भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद के नए भवन में आजादी के पर्व का गवाह रहा सेंगोल मौजूद है. ये देश की भावी पीढ़ी को भी प्रेरणा देता रहेगा. आजादी की पहली किरण का साक्षी, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था. तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है. वहीं राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नया संसद भवन केवल एक नई इमारत भर नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत का भी प्रतीक है. ये सदन देश के 140 करोड़ नागरिकों में एक नई ऊर्जा, आशा और विश्वास पैदा करने वाला है. राज्यसभा में हमारे पास उतनी संख्या नहीं थी, लेकिन हमें एक विश्वास था कि राज्यसभा दलगत सोच से ऊपर उठ करके देश हित में जरूर अपने फैसले लेगी. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये अवसर कई मायनों में अभूतपूर्व है. आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है. पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज. कनाडा के आरोपों पर भारत ने सख्त शब्दों में जवाब दिया. भारत ने कनाडा के आरोप को खारिज करते हुए उन्हें बेतुका और दुर्भावना से प्रेरित बताया है. इसी कड़ी में विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके को तलब कर भारत में स्थित एक वरिष्ठ कनाडा के राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया है. संबंधित राजनयिक को अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है. ये निर्णय भारत के आंतरिक मामलों में कनाडा के राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है. भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा,
भारत कनाडा के आरोपों को खारिज करता है। MEA की वेबसाइट पर प्रकाशित बयान में कहा गया, हमने उनकी संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान को देखा है और उनके विदेश मंत्री के बयान को भी खारिज किया है। कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की भागीदारी के आरोप बेतुके और दुर्भावना से प्रेरित हैं। आज गणेश चतुर्थी है। आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। इस अवसर पर कहीं गणपति की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की गईं तो कहीं चंद्रयान 3 से प्रेरित होकर पंडाल तैयार किए गए। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा मोरया के नारे के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में बप्पा का आगमन हो चुका है और हर तरफ उत्सव का माहौल है। देश के अलग अलग हिस्सों से इस मौके पर बेहतरीन दृश्य सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। वहीं चेन्नई के कोलाथूर में पीपल के पत्तों से बनी 42 फुट की गणेश मूर्ति स्थापित की गई है। असम के गुवाहाटी में भक्तों ने दिसपुर के गणेश पूजा पंडाल में पूजा की, तो पटना में चंद्रयान 3 के मॉडल पर आधारित गणेश चतुर्थी पंडाल का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि देश भर के मेरे परिवारजनों को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं। विघ्नहर्ता विनायक की उपासना से जुड़ा यह पावन उत्सव आप सभी के जीवन में सौभाग्य, सफलता और संपन्नता लेकर आए। गणपति बप्पा मोरया। मुंबई में 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। यहाँ लाल बाग चा राजा, गणेश गली, गिरगांव का राजा सहित कई पंडालों की भव्य सजावट की गई है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाने के लिए भक्तों ने बड़ी संख्या में पहली आरती की। गणेश उत्सव पंडालों में चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण से लेकर अयोध्या के राम मंदिर तक की प्रतिकृति की आकर्षक सजावट की गई है। सबको अच्छा लग रहा है क्योंकि उनका साल से हम लोग साल भर से इंतजार करते हैं आज के दिन के लिए, तो इसीलिए हम लोग सबको ही आते हैं। कहीं ना कहीं खुशहाली लेकर गणेश जी आए हैं और हम यही कामना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि सबके दुख का हरण हो, सबके दुख का अंत हो और सब खुशहाली भरा जीवन जिए। गणेश चतुर्थी का उत्सव बुद्धि, विवेक, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस खास मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर पूजा की और वो अपने परिवार के साथ गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपने घर भगवान गणेश की मूर्ति को लेकर आ गए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी अपने परिवार के साथ अपने घर कोथंबी गांव में इस अवसर पर भगवान गणपति की पूजा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस अवसर पर अपने आवास पर पूजा की। साथ ही उन्होंने सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव के दौरान घरों और पूजा स्थलों में गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन कर विदाई दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। खिलाड़ियों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना चलाई जा रही है। ये योजना गरीब परिस्थितियों में रहने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों, कोचों और उनके परिवार के सदस्यों को स्थिति में सुधार, चिकित्सा उपचार, चोटों, खरीद जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 4 खिलाड़ियों को सहायता राशि प्रदान की। खेल मंत्री ने विकास नरवाल, अनिल कुमार, संजना सुनील दोषी और दिनेश राजशेखरन को सहायता राशि दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, इसकी स्थापना की गई थी खिलाड़ियों को जो अच्छा तो खेलते हैं लेकिन गरीब परिवार, जरूरतमंद परिवारों से आते हैं और अपने खेल को जारी रखना चाहते हैं। उनको मदद के रूप में सरकार इक्विपमेंट खरीदने के लिए या ट्रेनिंग के लिए कैसे मदद करे, उस दृष्टि से शुरू की गई थी। अब तक 270 खिलाड़ियों को लगभग 8 करोड़ 15 लाख रुपए से ज़्यादा की सहायता की जा चुकी है। आज भी अगर आप देखें तो हमारे जिन 4 खिलाड़ियों को मदद मिली है वो भी खेलों में बहुत अच्छा करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स की या ट्रेनिंग की ज़रूरत है।
इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि इस बार एशियाई खेलों में भारतीय दल अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों को तैयारी के लिए हर संभव मदद की गई है, जिससे उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। एशियन गेम्स जो अभी शुरू होने वाली हैं अगले सप्ताह से, उस सब के लिए सबका यही प्रयास है कि भारत आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीत कर लाए, ऐसी हमारी उम्मीद है। लेकिन खिलाड़ियों के ऊपर कोई दबाव नहीं, वो प्रतिभाशाली हैं, इसलिए देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जैसा मोदी जी ने कहा खेलो भी और खिलो भी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहीं कमी किन्हीं सुविधाओं की नहीं रखी है और ना ही आगे रखेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। पीआईबी फैक्ट चेक ने उस खबर को भ्रामक बताया है कि जिसमें बीसीसी हिंदी की ग्राउंड रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसरो के लिए कई अहम काम करने वाले हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, माफ़ कीजिएगा ये बीबीसी की खबर है, और इसको के लिए कहा गया है कि 18 महीने के बकाया वेतन नहीं मिला है। ये खबर इसमें बताई गई थी। खबर में बताया गया है कि वेतन नहीं मिलने की स्थिति में कई कर्मचारी चाय और इडली बेचने को मजबूर हैं। सरकार की नोडल एजेंसी पत्र सूचना कार्यालय की पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट करते हुए रिपोर्ट को भ्रामक बताया है। एचईसी को चंद्रयान 3 के लिए किसी भी घटक के निर्माण का काम नहीं सौंपा गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।